हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश मिश्र। साथियों, आज हम सभी आदिकाल से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह पहली प्रश्नोत्तरी है आदिकाल पर, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है शाहजहां के प्रवर्तक कौन है। तो शाहजहां के प्रवर्तक आपको बताना है, सरहपा शाहजहां के प्रवर्तक हैं। बौद्ध काल की शाहजहां अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित जो 84 सिद्ध हैं, उनमें प्रथम सिद्ध कवि सरहपा को कहा जाता है और शाहजहां के प्रवर्तक भी सरहपा ही हैं, है ना। इनका अन्य नाम जैसे सरोज वज्र पूछ ले तो सरहपा का नाम है, राहुल भद्र पूछ ले तो यह भी सरहपा का ही नाम है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोहा कोश। तो दोहा कोश अगर पूछता है किसकी रचना है तो सरहपा की रचना है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूरा हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है संदेश राशक के रचयिता कौन है। संदेश राशक के रचयिता कौन है? उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। संदेश राशक के रचयिता आपके अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचयिता हैं और यह खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। जो विरह कथा है वह किसकी है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। इसका वर्णन संदेश राशक में मिलता है। ठीक है, और किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक है। दो प्रश्न आपके हो गए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका, है ना। कीर्ति पताका आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है, कीर्ति लता विद्यापति की रचना है और दोनों अवहट्ट में लिखी हुई हैं। ठीक है, पदावली जो इन्होंने लिखी है वह मैथिली में लिखी है। कुल 13 रचनाएं इनकी हैं, है ना। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है आत्मबोध किसकी रचना है। आत्मबोध किसकी रचना है? तो यह नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ की रचना है। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं जैसे गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, यह सब भी गोरखनाथ की ही रचनाएं हैं। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान में रखना कि नाथों की संख्या कितनी है। अगर ये पूछ ले तो नाथों की संख्या 9 बताना है। ठीक है, सिद्ध की पूछता है तो 84 बताना है, नाथों की संख्या पूछे तो 9 बताना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, आदिकालीन कवि हैं, विद्यापति की पंक्ति है। और ये कहाँ के निवासी रहे हैं? बिहार प्रांत में, दरभंगा जिले के, है ना। बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी गांव नामक जो है, विप्सी गांव में यह रहते थे, वहाँ के निवासी थे। और अगर इनके गुरु का नाम पूछ ले तो पंडित हरि मिश्र बताना है। ठीक है, रचनाएं इनकी बता ही चुका हूं अभी। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया। तो यहाँ पर उत्तर आपको बताना है बौद्ध गान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने किया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 आपका पूछ रहा है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। तो जो सिद्ध कवि हैं उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। ठीक है, संधा भाषा, संधा शैली बौद्ध धर्म की जो वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में
किया। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी बताई है? तो 84। पहले सिद्ध कौन थे? तो सरहपा को पहला सिद्ध माना गया है ना। प्रथम सिद्ध कवि सरहपा थे। तो यहाँ आपका उत्तर संधा हो गया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है, आदिकाल में किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो उत्तर आपको पता होगा, कई बार पढ़े होंगे आप। उत्तर आपको पता होगा, बीसल देव रासो। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बीसल देव रासो। किसकी रचना है? तो नरपति नाल की रचना है ना। और आलाखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए, इसमें जो भोज परमार की पुत्री राजमती, पहली चीज ये समझिए कि इसकी नायिका कौन थी? तो राजमती इसकी नायिका थी, है ना। और नायक कौन था? बीसल देव तृतीय। ठीक है, तो राजमती और बीसल देव, इन दोनों का विवाह होता है, इनका वियोग होता है और फिर पुनर्मिलन होता है। ठीक है, यह इसमें बताया गया है। तो अगर पूछ रहा है बीसल देव किसकी रचना है, तो नरपति नाल की रचना है। और यह इसका जो वर्ण विषय है वह वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए अगला प्रश्न वही आ गया, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। ठीक है, या परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताना है। तो अमीर खुसरो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना की, है ना। तोताए हिंद नाम से चर्चित है ये अमीर खुसरो। और इनका जन्म अगर पूछ ले कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में एक पटियाली गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी रचनाएं खालिक बारी और दो सुखने, गजल, हाल आते कन्हैया, ये सब अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? अभी आपको मैंने पहले बताया है, परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। ठीक है, ऊपर अभी नरपत नाल बता दिया। अच्छा, नरपत नाल बीसल देव की है और परमाल रासो अगर पूछेगा तो जगनिक की है। देखिए, जो परमाल रासो है वह आलाखंड उसका अन्य नाम है। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार, प्रश्न कहाँ है? आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बीसल देव रासो ये नरपति नाल की रचना है। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। और आलाखंड पूछ रहा है तो आलाखंड का अन्य नाम परमाल रासो है और यह जगनिक की रचना है ना। फिर खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो। अगला यहाँ पूछा है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो जगनिक है ना। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है और इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मुंज को, है ना। इनकी कहानियां भी बहुत चर्चित हैं। अच्छा, यहाँ उत्तर आपका हो गया मुंज, राजा मुंज, है ना। और अगर मुंज या भोज पूछ ले तो रामचंद्र शुक्ल बताना है। भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना हिंदी का प्रथम कवि? तो मुंज को माना। और पूछ ले रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? तो मुंज या भोज को माना। ठीक है, दोनों में भ्रमित नहीं होना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां भी आपको याद रखनी है। उसने कहा था, बहुत चर्चित है, प्रसिद्ध कहानी है हिंदी की। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियां हैं इनकी, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो आपको उत्तर देना है, अमीर खुसरो की रचना है। इससे पहले अभी जब इनसे संबंधित प्रश्न आया था तो हमने आपको बता दिया था कि हालाते कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में इनका जन्म हुआ, है ना। और खड़ी बोली का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ उत्तर आपका हो गया अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए,
आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो सभी को जानकारी है कि सर्वाधिक रासो काव्य लिखे गए आदिकाल में। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस रचना में हुआ है ना? तो आपको ये बताना है। इसका उत्तर आपका हो गया यहाँ पर कीर्ति लता। आपको यहाँ उत्तर देना है कीर्ति लता में हुआ है। ठीक है, 15 प्रश्न हुए। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेय शैली का प्रयोग बीसल देव रासों में किया गया है। और ये पूछ ले ये कब की रचना है? तो संवत 1212 में लिखी गई है। रचनाकार कौन है? नरपति नाल है ना? और बता ही दिया है कि नायिका अगर पूछ ले तो राजमती बता देना है। ये काव्य है। ठीक है, नायक का नाम दिया ही है विशलदेव। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17। 17 में पूछा जा रहा है जस मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। इस तरह से मिलती जुलती अन्य रचनाएं भी हो जाती हैं जहां भ्रमित हो जाते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ पूछा गया है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि हैं। यदि यहाँ पर पूछ लेता जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, अगर पूछ लेता जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, देखिए मिलते जुलते हैं दोनों नाम। ठीक है, तो जयचंद्र प्रकाश पूछेगा तो आपको भट्ट केदार बताना है। ठीक है, तब भट्ट केदार हो जाएगा। और यहाँ पूछा है जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा है? तो मधुकर कवि ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो धनपाल हैं, है ना? आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। 19 में पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और चंद्रवरदाई को महाकवि, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को महाकवि माना है। तो अच्छा, अगर ये पूछ ले पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? यदि ये पूछ ले पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया, तो आपको वहां पर उत्तर देना है जल्हड़ ने पूरा किया। ठीक है, जल्हड़ ने पूरा किया। और जल्हड़ कौन थे? पृथ्वीराज ये चंद्रवरदाई के पुत्र थे जल्हड़। ठीक है, एक पंक्ति है इसके संबंध में, पुस्तक जल्हड़ हाथ हथ दे चल गज्जन रपकाज, है ना, ये याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 13 बता चुका हूँ। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली में है, कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट में है ना, और गोरक्ष विजय इनकी रचना है वो मिश्रित है, कई भाषाओं में है। कुल 13 रचनाएं इनकी हैं। अन्य जितनी रचना है वह सभी संस्कृत में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न है आदिकाल में प्रसिद्ध श्रृंगार काव्य कौन सा है? तो आदिकाल में यह चर्चित रचना है बीसल देव रासो, रचनाकार नरपति नाल, है ना, और आदिकाल में श्रृंगार काव्य के रूप में यह रचना आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है, 21 प्रश्न हुए। अगला देखिए
मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति। देखिए, मैथिल कोकिल की उपाधि भी विद्यापति को दी गई है ना। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं, जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना भी की है ना। और ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, अभिनय जयदेव भी इनको कहा जाता है, और मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि भी हैं विद्यापति, ठीक है। 22 प्रश्न यहाँ पर आपके हुए। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही प्रश्न आ गया, मिलता जुलता पूछा जा रहा है, सरहपा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है ना। सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहपा को माना गया है। और सर्वमान्य मत क्या है कि हिंदी के पहले कवि सरहपा ही हैं। और इनको हिंदी का पहला कवि माना किसने है? यदि ये पूछ ले तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है ना। और सर्वमान्य मत भी यही है कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2021 यूपी में पूछा गया था। पूछा जा रहा है, राउरबेल कृति किसकी है? राउरबेल कृति किसकी है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? रोड़ा कवि की रचना है ना। राउरबेल जो है वह रोड़ा कवि की रचना है, ठीक है। और इसकी नायिका कौन है? तो राउल इसकी नायिका है। और राउरबेल से हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा का जो है वह प्रारंभ होता है, ठीक है। और इसमें कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है ना। यह भी आपको याद रखना है। राउरबेल कृति किसकी है? रोड़ा कवि की है। चंपू काव्य है। चंपू समझ रहे हैं? गद्य पद्य मिश्रित रचना है, ठीक है, दोनों में लिखी हुई है। और शिलांकित कृति है, यानी पत्थर पे लिखी हुई, शिला पर अंकित, ठीक है। तो याद रखना है, राउरबेल किसकी कृति है? रोड़ा कवि की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है, शालिभद्र सूरी की रचना है ना। शालिभद्र सूरी की रचना है। और अगर यहाँ पर यह पूछ ले कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तो आपको उत्तर यहाँ पर क्या देना होगा? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है ना। और 1184 ईस्वी में लिखी गई है। 205 छंद हैं और यह खंड काव्य है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। देखिए, 26 में पूछ रहा है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है, तोताए हिंद भी कहा जाता है ना। और इनके पिता क्या नाम था? सैफुद्दीन महमूद। और अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय जो था उसमें दीक्षित थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। सूफी संत थे, है ना। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी यह कहे जाते हैं। रचनाएं इनकी पहले बता चुके हैं, खाल इकबारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, यह सब अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछ रहा है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन के रचयिता हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है, हिंदी ये किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपको यहाँ उत्तर देना है, स्वयंभू को
स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बदला होता और पूछ लेता किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, भाई यहाँ तो वाल्मीकि पूछा गया है तो वाल्मीकि में स्वयंभू उत्तर हो गया। और यदि पूछ लिया जाए कि किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, तब आपको उत्तर पुष्पदंत देना होगा। ठीक है, यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि की उपाधि किसकी है? स्वयंभू की है। और अपभ्रंश का भवभूति उपाधि किसे मिली है? तो पुष्पदंत को मिली है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ याद रखना, आपस में मिलने ना पाए। ठीक है। और ये जो स्वयंभू हैं इनकी रचनाएं बता चुका हूँ पहले भी। पाउमचर्यु तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है ना, राम काव्य है पाउमचर्यु। और ऋठणेमिचर्यु यह भी स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू छंदस यह भी स्वयंभू की रचना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? देखिए, अभी इससे पूर्व में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ विद्यापति के विषय में। ठीक, कविशेखर विद्यापति का उपनाम है ना, और अभिनव जयदेव विद्यापति की उपाधि है। कविशेखर कवि कंठाहार ठीक है, और खेलन कवि, यह सभी मैथिल कोकिल, यह सभी विद्यापति के उपनाम है, उनकी उपाधियां हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की रचना है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है और 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। व्याकरण ग्रंथ है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, 29 नंबर प्रश्न है। पूछा जा रहा है प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है ना, मेरुतुंग की रचना है। जैन आचार्य हैं मेरुतुंग। ठीक है, मेरुतुंग जो है ये जैन आचार्य हैं और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। चलिए अगला देखते हैं आगे, 30 नंबर प्रश्न। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किसने किया है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। सभी परीक्षाओं के लिए यह जो है महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किसने किया है? तो यहाँ पर उत्तर आपका दिया गया है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख बानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 देखिए, पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? देखिए, पृथ्वीराज रासो के संबंध में आलोचकों के 3 प्रकार के मत हैं। कुछ लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ आलोचक इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, है ना। तो उसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, आगे बताएंगे इसके संबंध में। प्रामाणिक को एक कॉलम में कर देंगे, अप्रामाणिक एक जगह और अर्ध प्रामाणिक एक जगह। यहाँ पर पूछा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो उत्तर आपका दिया गया है अप्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और राम कुमार वर्मा ने। और प्रामाणिक मानने वालों में प्रसिद्ध कौन कौन है? जैसे मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास, यह पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, है ना। उसके बाद अर्ध प्रामाणिक में सुनीत कुमार चटर्जी हैं, है ना, प्रसिद्ध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये जो है अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। पूछ रहा है शुक्ल जी ने और राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अप्रामाणिक माना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 32। मैं हिंदी की तूती हूं, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो,
तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं हिंदी की तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। किसका कथन है? अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया, तोताए हिंद, है ना, तूतिए हिंद, हिंद का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो यह कथन किसका होगा? अमीर खुसरो का होगा। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके हो, बहुत प्रसिद्ध है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ ये पूछ लेता कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो आपको उत्तर क्या देना था? वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ना। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल को वीर गाथा काल अगर पूछ ले, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो क्या बताएंगे आप? आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल पूछ ले, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। एक प्रश्न के साथ आपके 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर होते चल रहे हैं, सभी के उत्तर आप जान रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। और आल्हा खंड की चर्चा हम लोग अभी कर ही चुके हैं। जगनिक कृत जो परमाल रासो है उसी का अन्य नाम आल्हा खंड है, और ये वीर काव्य है। ठीक है। वीर गीत, वीर काव्य वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में महोबा जनपद व उसके आसपास के क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है वर्षा ऋतु में। प्रश्न संख्या 35 देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अभी इससे पहले बता चुका हूँ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, है ना। और किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? जल्हड़ ने पूरा किया है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। देखिए, इनकी लय गति बता रही है कि यह आल्हा है, और पूछ रहा है ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं। तो आपको बता दिया हूं कि आल्हा खंड जो है परमाल रासो का अन्य नाम है, और यह आल्हा है, परमाल रासो की पंक्तियां हैं। ठीक है। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, परमाल रासो। प्रश्न संख्या 37 देखिए, पूछ रहा है आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित दूसरा प्रश्न आप लेते जाइए। यदि पूछ ले कि आदिकाल साहित्य में श्रृंगार रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर डिंगल नहीं होगा, वहां पर पिंगल शैली आपको लगाना है। ठीक है। वीर रस की जो रचनाएं हैं उनमें डिंगल शैली का प्रयोग होता था, और जो श्रृंगार की रचनाएं हैं, श्रृंगार रस से संबंधित, उनमें पिंगल शैली का प्रयोग होता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 38 नंबर, देसिल बयना सब जन मिठा, पूछ रहा है उपरयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? देसिल बयना सब जन मिठा बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और विद्यापति की है। ठीक है। विद्यापति जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास हैं। ठीक है। महाकवि सूरदास जी की यह पंक्ति है कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, अली मतलब सखी। ठीक है। लरिकाई अर्थात बचपन, है ना। तो लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत किसकी पंक्ति है? महाकवि सूरदास की है ना। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40,
पूछा जा रहा है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। देखिए अमीर खुसरो तो चर्चित नाम है, लगभग सभी लोग जानते हैं। अबुल हसन आपको जानना है इनका नाम। अबुल हसन खुसरो का वास्तविक नाम है ना। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। यहाँ पर आपके 40 प्रश्न दिए हुए पूरे हुए। लगभग हम लोगों ने 100 प्रश्नों पर चर्चा की। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।